नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधायक कोरोना संक्रमित से पीड़ित थे जिनका आज निधन हुआ है। आपको बता दें कि रायबरेली के बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हुआ है। बीते 15 दिनों से कोरोना से संक्रमित थे विधायक। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, विधायक को भी अपनी चपेट में लिया है। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में विधायक ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि रायबरेली के सलोन से विधायक थे कोरी और 15 दिनों से कोरोना संक्रमित पीड़ित थे। 15 दिनों से कोरोना से पीड़ित थे, जिसके चलते अंतिम सांस उन्होंने अपोलो अस्पताल में ली है। बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना के चलते निधन हुआ है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में विधायक ने अंतिम सांस ली। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असद खान जुड़े हुए हैं। असद, विधायक ने अंतिम सांस ली है अपोलो अस्पताल में। बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हुआ है, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, कोरोना से संक्रमित थे विधायक दल बहादुर कोरी और इनकी अपोलो में कल देर रात इनकी डेथ हो गई है। फिलहाल ये बीजेपी में ही इससे पहले भी ये राज्य मंत्री भी रहे केंद्र में और उसके बाद ये लोकप्रिय विधायक भी रहे हैं सलोन विधानसभा क्षेत्र से। फिलहाल कोरोना से संक्रमित मौत से इनके परिवार में शोक की लहर जरूर है। और अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में जो हालात हैं, कहीं ना कहीं से कोरोना संक्रमण को लेकर यहाँ प्रशासन सतर्क नजर नहीं आ रहा है। आवागमन उसी तरह स्टार्ट है, दुकानें खुल रही हैं, सारी चीजें, लेकिन इस पर प्रशासन गंभीर नहीं है। तो इस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ पाना असंभव सा लग रहा है आज का। अच्छा, कहीं ना कहीं रायबरेली में कोरोना को लेकर सतर्क प्रशासन नहीं दिख रहा है और जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है संक्रमण को लेकर, तो कहीं ना कहीं सुविधाओं की वहां पर क्या कमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो अभी कई गांव ऐसे हैं। अभी एक सुल्तानपुर खेड़ा की बात हुई जहां एक साथ करीब 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है वो टोलई के गांव है दीनशाह गौरा में विधानसभा डलमऊ लगती है, वहां पे भी करीब 17 लोगों की मृत्यु होने का मामला प्रकाश में आया है। लेकिन वहां ना तो कोई फॉगिंग कराई जा रही है और ना ही इस तरह की कोई स्वास्थ्य की टीम वहां पे पहुंच के लोगों को उपचार के लिए बाधित है। फिलहाल जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा इस समय लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है, जहां ऑक्सीजन की कमी थी, वहीं आए दिन लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन को और गंभीर होना पड़ेगा, अन्यथा जो स्थिति है वो और भयावह होगी। आस्था जी बिल्कुल असद, आम लोग तो छोड़िए, विधायक और मंत्री भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके की जो है कांटेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं वो भी काम नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी बरतने की जरूरत है और सेफ रहने की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है, तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे लखनऊ के अपोलो अस्पताल में बीजेपी विधायक का इलाज चल रहा था। 15 दिनों से कोरोना पीड़ित थे, अंतिम सांस अपोलो अस्पताल में ली है। रायबरेली के सलोन से विधायक थे और बीजेपी विधायक ने अंतिम सांस ली है। कोरोना संक्रमण के चलते बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हुआ। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं में रोजगार मुहैया कराएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम नीतीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारी तत्परता से काम करें ताकि कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक अड़ेमार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीजें की टेस्ट।
बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। राज्य में 15,126 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान गुरुवार को हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,05,024 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 14.40% रहा। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 14,836 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी, जबकि 95,248 सैंपल की कोरोना जाँच की गई। बुधवार को कोरोना संक्रमण की दर 15.57% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर में 1.17% की कमी आई। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कोरोना के 1,235 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे झारखंड में 6,974 नए पॉजिटिव केस हो गए। तो वहीं आज राज्य में इस संक्रमण से 133 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,70,089 हो गई है। इसमें 60,633 सक्रिय मामले हैं। तो वहीं इनमें से 2,05,977 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही 3,479 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नेताओं के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल भी मजाक बनकर रह गया है। नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का जीता जागता उदाहरण बेगूसराय के बछवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला, जहां केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा व्यवस्था और संपूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ कई प्रशासनिक क्रियाकलाप का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान नेता, जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कि हत्या है आत्महत्या। फिलहाल जो बॉडी हम लोग को एक बांस से लटकी हुई मिली है, सारा वीडियोग्राफी हम लोग किए हैं, फोटोग्राफी भी हुई है। इनके परिजन कोई नहीं है। एक किराएदार के द्वारा बताया गया कि ये प्राय लॉक ही रहता था और क्या करते थे यहाँ तक नहीं जानते हैं। इनका मोबाइल वगैरह मिला है, हम लोग इसका इंक्वायरी करते हैं और जो भी एड्रेस है संबंधित परिजन को फोन करके फिर हम लोग इस पर तहकीकात कर पाएंगे कि क्या मामला था, पहला। और दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के उल्लंघन लगातार किए जा रहे हैं और लगातार लॉकडाउन लगाया गया है। सख्ती से पालन करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के कटिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचना पर जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 14 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने लगातार मिल रही सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में कपड़ा कारोबारी तय समय के बाद लगातार सामान बेच रहे थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुकानदारों की पिटाई की और साथ ही बाजार को बंद करा दिए। बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान जो है कुछ कपड़ा व्यवसायी, कुछ चप्पल जूता का व्यवसायी जो है अपने दुकान को गलत तरीके से खोले हुए था। इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किए हैं, जिसमें टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब दुकान देखने में सामने आई थी। कल तो काफी सख्त था लॉकडाउन, आज भी काफी सख्त है, लेकिन
में लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचना पर जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने लगातार मिल रही सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में कपड़ा कारोबारी तय समय के बाद लगातार सामान बेच रहे थे। इस पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इसी के चलते 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है और दुकानदारों की पिटाई भी की, साथ ही बाजार को बंद करा दिया। मुंगेर में एबीवीपी की नगर इकाई तारापुर की तरफ से क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकारी बस स्टैंड में खड़ी वाहनों के साथ साथ दुकानों सहित कंटेनमेंट जोन वाले मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इस दौरान इस कार्य में तैनात प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौतम राज ने एबीवीपी को समाज सेवा कार्य के लिए संकल्पित बताया। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते एबीवीपी ने पहल की है और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया है और सरकारी बस स्टैंडों में खड़ी वाहनों के साथ साथ दुकानों सहित कंटेनमेंट जोन वाले मोहल्लों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। मुंगेर में पानी को लेकर हुए विवाद में एक स्थानीय के घायल होने का मामला सामने आया। मामला जिले के धरहरा थाना क्षेत्र का है, जहां महाराणा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पानी बहाने को लेकर हुए बहस के बाद हुए झड़प में ग्रामीणों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। इस झड़प में 2 लोग घायल हो गए। तो वहीं इस मामले में कानूनी मदद तरसते हुए पीड़ित ने धरहरा थाने में जाकर आरोपितों की कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पानी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक स्थानीय के घायल होने का मामला सामने आया है। मामला मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर महाराणा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पानी बहाने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद झड़प में ग्रामीणों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। इस झड़प में 2 लोग घायल हो गए हैं। तो इस मामले में कानूनी मदद के लिए तरसते हुए पीड़ित ने थाने में जाकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली में पंचायत चुनाव जीतने के बाद से ही उत्पाद मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के थुलैंडी चौकी अंतर्गत हरदोई गांव में जीते हुए प्रधान प्रत्याशी ने हारी हुई महिला प्रत्याशी को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाने की धमकी दी। साथ ही प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पाद मचाया, जिसके बाद महिला ने बछरावा थाने में शिकायती पत्र दिया, जहां महिला के बयान ले रहे पत्रकार से बछरावा पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। तो आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद से ही उत्पाद मचना शुरू हो गया है और लगातार हंगामा किया जा रहा है। जीते हुए प्रधान प्रत्याशी ने हारी हुई महिला प्रत्याशी को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाने की धमकी दी है। प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर उत्पाद मचाया है, महिला प्रत्याशी को धमकी दी है। साथ ही प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पाद मचाया। इसके बाद महिला ने बछरावा थाने में शिकायती पत्र दिया है और महिला के बयान ले रहे पत्रकार से बछरावा पुलिस ने भी अभद्र व्यवहार किया है। रायबरेली में पंचायत चुनाव जीतने के बाद से ये पूरा मामला देखने को मिला है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के थुलैंडी चौकी अंतर्गत हरदोई गांव का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि इस तरीके से महिला प्रत्याशी को धमकी दी गई है, जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाने की धमकी दी गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असद खान जुड़े हुए हैं। असद, जीते हुए प्रत्याशी ने महिला प्रत्याशी को धमकी दी है। इस तरीके की धमकी देना जीते हुए प्रत्याशी को एक तरीके से प्रधान को क्या कुछ ये कहना एक तरीके से जायज होगा कि इस तरीके की धमकी दी जा रही है? जिस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार चुनाव खत्म होने के बाद लगातार हर क्षेत्र से ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां जीते हुए प्रत्याशी ने महिला को जूतों से मारने की धमकी दी है। फिलहाल महिला ने थाने पर तहरीर दी है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है आपका। लेकिन असद, इस दौरान ये सामने आ रहा है कि महिला के बयान जो पत्रकार ले रहे, उनसे पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया है, पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, ऐसा जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, इस पर जब आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ कोई बोलने से मना किया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि तहरीर प्राप्त हो चुकी है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपका कार्रवाई क्या होती है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। अच्छा, जिस तरीके से ये उत्पाद मचाया गया है प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा, ये उत्पाद जिस तरीके से मचाया गया है, इसकी वजह से तमाम परेशानियां भी उत्पन्न हुई होंगी, तमाम लोगों को परेशानियां हुई होंगी। क्या जीत के नशे में ये इतना चूर हो गए कि कुछ भी इन्होंने नहीं देखा? बिल्कुल आशा, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन थी कि आप किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेंगे, पटाखे नहीं लगाएंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन प्रत्याशी हैं कि मानने को तैयारी नहीं है। फिलहाल एक ये खुशी का माहौल होता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी, जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, जिससे गमगीन पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश ही है, उसको इन लोगों को समझना चाहिए, उसकी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और गाइडलाइन का पालन न कर वो लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। फिलहाल अगर थाने की बात की जाए तो थाने पर तहरीर महिला ने दी है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पाद मचाया है, बेहद ही निंदनीय है। रायबरेली जनपद स्थित ऑक्सीजन प्लांट में कालाबाजारी का खुलासा हुआ। इस प्लांट से सिर्फ जिला अस्पताल L2 और L3 को दी जाने वाली ऑक्सीजन अब रसूखदार अपने वाहनों पर निजी अस्पताल ले जा रहे हैं। बस इतना ही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी लोग ऑटो से ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे हैं। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने कालाबाजारी का ये खेल कैमरे में कैद करना चाहा तो वो लोग अपना मुंह छुपाते और बहानेबाजी करते नजर आए। साहिबगंज के महिला थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। आत्महत्या मामले में विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में दुमका स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि के द्वारा आत्महत्या मामले में आक्रोश जताते हुए हेमंत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है। जिस तरह से मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी हुई, हमारे रूपा तिर्की जो हमारे एक साहिबगंज महिला थाना में पदस्थापित थानेदार थी, उनको जिस तरह से हत्या कर दी गई है या उनको आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन आत्महत्या तो नहीं, वो हत्या कर दी गई है। और मैं सरकार यही आश्चर्य हूँ, मैं सरकार से, हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ, आज हमारे प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है तो हमें आम जनता सुरक्षित किससे रहेंगे। हमें आज भय होने लगी है, इसलिए आज हमें हर आदमी को, हर जन को डर लगने लगा है कि एक दरोगा के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो हमें किस तरह की सुरक्षा हो सकती है। रूपा तिर्की को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रूपा तिर्की को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। रूपा तिर्की के हत्यारों को सीबीआई जांच कराया जाए, जांच कराया जाए। रूपा तिर्की के हत्यारों को सीबीआई कराया जाए, जांच कराया जाए, जांच कराया जाए। दौरान सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि द्वारा उठाए जा रहे हैं। बिहार में प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा के लिए राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भाड़ा निर्धारित किया गया। एम्बुलेंस के दर निर्धारण के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की तरफ से गठित समिति की ओर से समीक्षा के बाद किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग ने मिलकर राज्य के अंदर संचालित होने वाले सभी प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों के लिए भाड़ा निर्धारित कर दिया है। अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग प्रकार के भाड़े को दूरी के हिसाब से तय किया गया है। मैं सभी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से आग्रह करता हूं
कि सरकार ने गाड़ियों के हिसाब से एवं दूरी के हिसाब से जो भाड़ा तय किया है, आप वही पैसा मरीजों से लें। आज मानवता को सेवा की जरूरत है और समाज को आपकी सेवा की जरूरत है। आज के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कोरोना के मरीजों को मदद करें, ये मेरा आप सबों से सादर अपील है। नमस्कार। अलविदा जुमा नमाज को लेकर अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जहां मस्जिदों में केवल 5 लोग ही अलविदा जुमे की नमाज अदा करेंगे, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील के साथ घरों में अलविदा की नमाज अदा करने की बात कही। जैसा आप सबको विदित है कि इबादत का त्यौहार चल रहा है, अब कल अलविदा का नमाज है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए, शासन की नीतियों का पालन कराते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं के हाफिज जी, मौलाना, काजी से सबको बुला करके इनसे अनुरोध किया गया कि आप मस्जिदों के माध्यम से, अपने माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंच जाए कि लोग घर में ही इबादत करें। कल इंशाअल्लाह ये आखिरी जुमा रमज़ान का है, जिसको अलविदा कहा जाता है और अलविदा का जुमा बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये इबादत का महीना है और इस दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत है। कल इंशाअल्लाह ईद उसकी अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन गाइडलाइन का जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अधिकारियों ने शासन के आदेश के मुताबिक जो हमको बताया है, खबर दी है, इंशाअल्लाह उसका मुकम्मल तौर पर पालन करते हुए हमारी तमाम ही अहले इस्लाम से गुजारिश है कि वो उसके मुताबिक अमल कर। तो आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। अलविदा जुमा मुबारक अलविदा जुमा नमाज को लेकर अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है और कोविड के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। जहां मस्जिदों में 5 लोग ही अलविदा जुमे की नमाज अदा करेंगे, तो वहीं घरों में रहकर नमाज अदा करने की बात की है। पश्चिमी चंपारण में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसे बदले मौसम के मिजाज से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। विगत कई दिनों से गर्मी और तेज धूप से बगहा में किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित थे, तो बीते दिन हुए बारिश ने किसानों की चिंता को काफी हद तक कम कर दिया। किसानों के अनुसार बारिश की वजह से इस बार उन्हें अच्छी फसल होने की उम्मीद है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।